नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। चंद अहम बातें हैं और आप देख रहे होंगे कि डिस्कशन जारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इस वक्त सारी की सारी सियासत जो है वो अब वो जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद और वो लॉन्ग मार्च और पिंडी और इस्लामाबाद के ख़ात्मे के बाद अब सारी तवज्जो पंजाब पे कि पंजाब की हुकूमत तहलील होगी या वहाँ तब्दीली आएगी। तहलील अगर हो गई तो क्या इलेक्शन होगा या गवर्नर राज लगेगा, और तब्दीली अगर होती है तो तब्दीली कैसे होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है कि जो लोग हैं उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे। तो केपीके और पंजाब में एक और मसला भी है। पीटीआई की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन वहाँ जो वज़ीर आला हैं वो जनाब परवेज़ इलाही हैं। क्या परवेज़ इलाही 1 साल की जो अभी हुकूमत रह गई है उसको वो छोड़ देंगे एज ए चीफ मिनिस्टर, और वो इमरान खान की बात मान के तोड़ने की सिफारिश कर देंगे? तो फिर क्या कभी परवेज़ इलाही को दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? क्योंकि पंजाब में ऐसे हालात बहुत कम होंगे कि 10 वोट से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो बड़ी बातें हैं। और इसी तरीके से बिलावल भुट्टो ने भी कोई तकरीर की है, उसको भी हम क्लिप्स के सूरत में दिखाएंगे। और हुकूमत की ज़ाहिर है तवज्जो इस तरफ आई है, फिर सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी मसला, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम तरीन गेस्ट हैं, लेकिन पहले मैं एक ब्रेक लूँगा और फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और फिर मेहमानों का तारुफ कराऊँगा। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मेरे मेहमान हैं आज बहुत ही अहम 3 मेहमान। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया। शेख वक़ास अकरम, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, सीनियर सियासतदान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़े प्यारे आदमी हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया जी। सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, मैं एक वीडियो ज़रा आप भी देख लीजिए। बिलावल भुट्टो साहब कुछ कह रहे हैं, अगर उस पर कोई कमेंट्स हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आज कोई नुमाइंदा नहीं है, फिर भी हमने इस वीडियो को चलाई है। ज़रा देखते हैं क्या वीडियो में बात की है उन्होंने। बड़े बड़े बन के फिरते थे जब वो फैज़याब थे, तो लियारी पे टाका मारा गया। जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में पीटीआई और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं, तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जेलों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। जी, मैं पहले आ जाता हूँ सदाकत अब्बासी साहब की तरफ। सदाकत अब्बासी साहब, ये फैज़याब होने पर कुछ आप गुफ्तगू ज़रूर करना चाहेंगे, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल आपके सामने और भी रख देता हूँ कि पीटीआई के बारे में सुनने में आ रहा है कि जी वो या तो दोनों सूबों से इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या दोनों सूबे तहलील करने जा रहे हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इस सिलसिले में पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बड़े पैमाने पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे सदाकत अब्बासी साहब? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये कि आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनाई, जिसके पास सवाए इसके कि वो बेनज़ीर का बेटा है और भुट्टो साहब का वो नवासा है, और कुछ नहीं है बताने को।
कोई उसने कभी 2 रुपए की कोई मजदूरी नहीं की, कभी उसने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ वो अमीर घर में पला है और जायज़ नाजायज़ आमदनी में पल के वो बड़ा हुआ है, और उसके बाद उसके पास कुछ सियासत का भी तजर्बा नहीं है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चले उनकी बातों का मुख्तसर ये कि वो PTI को एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आने का ताना देता है। तो बिलावल साहब बशमूल अपनी 13 पॉलिटिकल पार्टीज के वो जो पार्टियां उनके सारी जिंदगी खिलाफ रही, उनके साथ मिल के भी, तो अभी जब दुनियावी जितनी ताकतें हैं पाकिस्तान की वो इमरान खान के खिलाफ थी, और सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट जो उस वक्त की थी वो भी इमरान खान साहब के बहुत ही खिलाफ थी। हमारे खिलाफ केसेस बन रहे थे, इमरान खान के खिलाफ 19 FIR थी, और इलेक्शन कमीशन भी उनका, हुकूमतें भी उनकी, 35 में से 27 इलेक्शन PTI जीती है। तो बिलावल किस मुंह से बात करता है? बेचारे को पता ही नहीं है, जो उसको वो रोमन उर्दू में लिख के दे देते हैं वो पढ़ देता है। उसको मैं आई एम वेरी श्योर कि उसको फैजियाब का मतलब भी नहीं पता होगा, इसका मतलब क्या है। फॉरेन मिनिस्टर है सर पाकिस्तान के, फॉरेन मिनिस्टर है सर पाकिस्तान के। मैं कह रहा हूँ उनकी बात का जवाब देना है ना। हाँ। तो उनको मैं गारंटी करता हूँ आपको कि फैजियाब का इंग्लिश में उनको ट्रांसलेशन नहीं आती होगी, उर्दू उनको आती नहीं है। चले तो सर, उनके लिए पीपल्स पार्टी वाला कोई है नहीं, तो मैं इसको आगे ले जाता हूँ, गुफ्तगू को आगे। तकरीरें जो लिख के देता है, उन्होंने कह दिया होगा कि ये बोल दें, वो बोल दें। आपको पता है ना, वो तोशा खाना को टोचा खाना बोलते हैं। ठीक। तो अब आप बाकी आपको समझ आ गई। तो किसी संजीदा लीडर की बात का जवाब तो दें, या को वो संजीदा इल्जाम लगाएं। चले सर, हमारा सवाल पिछले 8 महीने में, मैं हफीजुल्लाह नियाजी भाई है, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे भी कहता हूं, 8 महीने में जिस तरह PTI ने रियासती जबर का मुकाबला किया, चार दीवारी हमारी पामाल हुई, हमारे पे ऊपर FIR हुई, हमारे ऊपर टीयर गैस हुई, हमारे ऊपर घरों मतलब हमें आके घरों से उठाया गया। इसके बावजूद एक पार्टी स्टैंडिंग टॉल, और एक पार्टी जो है वो सारी हवाओं के बरखिलाफ खड़ी होके इलेक्शन लड़ती है। और आज हमारे लीडर का एतमाद देखें कि अपनी बनी हुई हुकूमतें, ये तो चोरों का टोला एक दिन की हुकूमत नहीं छोड़ता। इमरान खान के एतमाद की आलम देखें कि वो अपनी बनी हुई 2 हुकूमतें स्टेबल, उनसे इस्तीफा दे के अवाम की तरफ जा रहा है। तो इससे ज्यादा जमहूरी क्या हो सकता है कि एक जमहूरियत का अवाम पे यकीन रखने वाला लीडर जो बनी बनाई हुकूमतें गिरा के तोड़ के कहता आओ अवाम के पास जाएं, तो इससे बड़ा कोई अवामी हो सकता है? बाकी बिलावल साहब तो वो हैं जिनके अब्बा एक दफा उनके मुंह से निकल गया था कि आर या पार करेंगे, और पता नहीं वो क्या करेंगे, आपकी ईंट से ईंट पे जाएंगे, और उसके बाद वो यहाँ से मुल्क से ही भाग गए थे। और बाकी ये सर PTI में कोई इख्तिलाफ है या नहीं है? PTI में कोई इख्तिलाफ है या नहीं है? बिलावल जो फैजियाब हो रहे हैं वो उसी NRO से हो रहे हैं। आप PTI में इख्तिलाफ देखें, एक जमहूरी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन से 8-9 महीने पहले हम असेंबलियां तोड़ के तो इलेक्शन में जा रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल फैसला है, बहुत ही दलेर फैसला है, लेकिन आपकी जितनी चहमो गोइयां क्या सरैयां आप करें, इमरान खान के कद का कोई लीडर पाकिस्तान के इस वक्त पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इमरान खान ने अपनी विजडम से फैसला किया है, और अगर हमसे कोई इख्तिलाफ करता है तो वो उसका वो हाल होगा जो PTI छोड़ने वालों का हो चुका है। बड़े बड़े नाम है, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन वो बड़े बड़े नाम सिफर हो गए जब वो इमरान खान की कश्ती से उतरे। तो जो भी उतरेगा अपना नुकसान करेगा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको खबर दे दूं, ये इख्तिलाफ इस तरह का है कि मुझे पता चला कि पंजाब में से 11 लोग नून लीग छोड़ के PTI में आ रहे हैं। ये आपको मैं खबर दे रहा हूं। चलिए, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब के पास पहले आ जाता हूं, अपने वकास साहब के पास आखिरी में जाता हूं कंक्लूजन लेके। नियाजी साहब, आपने ये खबर सुनी 11, उसकी दूसरा जो मैंने सवाल उठाया था कि सर ये जो इमरान खान का फैसला है ये कितना दानिशमंदाना है कि वो असम्बली तहलील कर रहे हैं दोनों, और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि जनाब या तो हम इस पे गवर्नर राज लगा देंगे या इलेक्शन करा देंगे, इस पर भी है। और फिर हमने सुना है इसमें इख्तलाफात है। क्या कहेंगे सर इस पे आप? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल में ये एक ज़्यादातर एक नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगा है। वो कहते हैं ना कि लिविंग फ्राम मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो हेस्ट में या तो अपनी स्कीम्स बना रहे हैं, पूरी उसके ऊपर सैर हासिल बहस नहीं होती, और कई डिसीजंस तो ऐसे हैं, मसलन ये इस्तीफे वाला है तो ये पार्टी से बाला बाला ही लिया गया है।
अनाउंसमेंट हुई है आके इस्लामाबाद में और फिर वापसी पे मुशावरत हुई है। उसमें जो चंद साथी उनके साथ थे जो जहाज़ में आए हैं या एयरपोर्ट पे खड़े थे, तो वहाँ उन्होंने ये फैसला किया कि चूँकि आज हमने कुछ दे के जाना है और मायूस नहीं करना, तो उन्होंने यही सोचा कि जी इसको डिसीजन करें। ये ठीक है कि इमरान खान साहब के जितने इस तरह के जो हैं, जो उन्होंने जो कुछ भी किया, शोशे कह लें, वो उसका एक बहुत इम्पैक्ट भी पड़ा, इख्ताश भी हो गया और वो डिस्कशन में भी आ गया। चाहे उन्होंने जो मरासला है उसको लहराया तो 2-3 महीने उस पर खासा शोर वगैरह पूरे पाकिस्तान में उसी पे बातचीत होती रही, चाहे उसको कोई सच्चा कहता कोई झूठा कहता था। फिर 25 मई को जब वो आए तो वहाँ उसका ज़ाहिर बरकत से कहते उन्होंने कहा 6 दिन में दोबारा आऊँगा। वो ज़ाहिर है फिर मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि उसके वक्त उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब 25 मई को या 26 मई को जब इस्लामाबाद पहुँचे तो इलेक्शन नहीं मिलते तो क्या किया जाएगा, 6 दिन में आप इलेक्शन ना करें मैं दोबारा आ रहा हूँ। उनका ख्याल था कि 2-4 दिन के लिए, क्योंकि अपने वर्कर्स को भी तो सेटिस्फाई करना होता है। सेटिस्फाई तो नहीं, मेरा ख्याल है धोखा ही देना होता है, क्योंकि ये लोग आपके अकीदतमंद होते हैं, आपको चाहने वाले होते हैं, आपके ऊपर मरने वाले होते हैं। जो वहाँ पे सर्दी में ठंडी सर्दी में 26 नवंबर को भी पहुँचे हुए थे, तो ज़ाहिर है कि उन लोगों का इमरान खान से जो अकीदा जब लगाव था तो उसका तकाजा, चलो हमारे यहाँ इमरान खान एक्सेप्शन नहीं है, बाकी लीडर भी ऐसा करते होंगे कि वो यही समझते हैं कि जो दो कौन से खा सकते हैं अपनी मर्जी से तो वो तुम्हें बचाने वाले हैं, तो ये ज़रूरी नहीं फिर आप उनको धोखा ही दें। तो ये भी उसी तरह का एक है। लेकिन मैं उसी दिन ही मेरा ख्याल था, और अभी मैं जब अपना जायज़ा लेता हूँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है इस्तीफ़ा नहीं देंगे, कि वो पार्टी के अंदर अभी भी कोई सियासी जेद रखने वाले लोग हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन जरूर देखेंगे। हर चीज़ का जरूरी है कि आपको फ़ायदा हो, काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। अब इस तरीके की सियासत जो है वो मेरा ख्याल है ये प्रोफेशनल पॉलिटिक्स नहीं है कि आप कहें कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर ठीक है इमरान खान साहब के अलावा तहरीक इंसाफ है भी कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई ना कोई लीडरशिप पैदा करके इतनी बड़ी पार्टी जो है उसको इस तरह ना होने चाहिए इमरान खान खुदा ना करे नायल हो जाते हैं या उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, क्योंकि कहते हैं यू लिव बाय द सोर्ड यू डाई बाय द सोर्ड। अब तलवार से जब जिंदा रहते हैं तो तलवार के जरिए मरते हैं। इसी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इमरान खान साहब ने जिंदा रहने सीखा। वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, बहुत सारे सियासतदान और भी होंगे जो समझते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आप इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। सच भी साबित हुआ, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी शामिल हाल रही और उनकी मकबूलियत जो मौजूद थी तो उसको मिलकर उनको इक़्तिदार मिल गया। अब इसके बाद आप ये तो ठीक है कि आप देखें कि अब लोगों ने 26 नवंबर के लिए आप क्यों गए थे, क्या लेने गए थे, मिला नहीं मिला, वो छोड़ के तो ये गुफ्तगू शुरू कर लिए कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, कितना फायदा है। मेरा ख्याल है कि ये इनकी कामयाबी जरूर है कि पिछले 8, 9, 10 महीनों में जनवरी 23 जनवरी को जब से उन्होंने कहा कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने कम से कम टीवी टाइम तो जितना उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, और सियासतदानों को की सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है कि टीवी कवरेज मिले फॉर द राइट रीजन द रॉन्ग रीजन। अमलन ये है कि एक वक्त आता है कि जब इस तरह के जो होक्स होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है ये आपने बड़ा अच्छे के सदाकत भाई साहब का तो मैं बहुत कायल हूँ, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों में अकीदतमंद हूँ। और हकीकत में बड़ी शर्म आती है इन लोगों के साथ बैठते हुए गुफ्तगू करते हुए कि मुझे इख्तिलाफ करना होता है तो मैं कहता हूँ इनको तकलीफ ना पहुँचे, दुख ना हो। लेकिन हकीकत है कि इमरान खान साहब जो है उनको सियासत में जो पजीराई है वो भी उनकी अपनी स्ट्रेंथ में मिलती है, लेकिन जो ज़ाया हो जाती है वो भी इमरान खान साहब के अपने ब्लंडर से ज़ाया होती है, उनकी अपनी कोताहियों से, अपनी नालायकियों से ज़ाया होती है। पत्नी ये सौदा के बराबर का है या घाटे का है या फायदे का है, तो इसमें तहरीक इंसाफ वालों नहीं भुगतना। मेरा तो कोई इसमें है नहीं कि इमरान खान साहब सदाकत अब्बासी साहब मुशीर होते, सदाकत अब्बासी साहब मुशीर होते तो शायद इतने बड़े ब्लंडर्स ना होते। मैं आता हूँ जरा शेख वकास अकरम साहब की तरफ। मुशीर भी होते तो एक बात मैं कर दूं, अगर मुशीर भी होते ना, हकीकत ये है कि आपने देखा मैं आज भी कई लोग हैं जो बड़ी कल भी मेरे पास तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कायदीन मिनिस्टर मेरे पास आए थे, पंजाब के भी हम बैठे रहे, कोई कराची से दोस्त आए हुए थे, मेरे घर में रात खाना भी खाया, तो हम सारे इकट्ठे थे। तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि आप लोग इमरान खान साहब के जो बुरे वक्त के साथी हैं, और इमरान खान उनकी कदर भी उससे बड़ी पिजराई भी कर रहा होता है, लेकिन जैसे इक़्तिदार मिलेगा तो आप देखें फिर वही रिपीट होगी इमरान खान साहब के, वही बाबर रवान होंगे, वही फवाद चौधरी साहब होंगे,
वही चलते पे तो बुज़दार साहब कहीं से ढूंढ के ले आएंगे जिनका कोई वास्ता कोई तल्लुक। आप देखेंगे कि इमरान खान साहब के गिर्द घेरा किन लोगों का है। ये वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की जो है कोई आइडियोलॉजी लेके फिर है, या जिनको इमरान खान साहब ने किसी एक को भी कोई है कि जिसको 26 साल में ग्रूम किया हो कि आपकी पार्टी में आपके साथ सर कोई सियासी कद भी तो हो किसी का, चले किसी पार्टी में रहे हो, लेकिन सियासी कद तो हो। नहीं, वो यही वजह है कि जो उनका बयानिया है वो लेके चलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बयानिया उनका चलने वाला ऐसे ही लोग लेके चलेंगे। मैं जरा शेख वकास साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शेख वकास साहब, एक बात न्याजी साहब ने यहाँ स्टार्ट की, सवाल तो मेरा पंजाब पे है, दोनों को तहलील करने जा रहे हैं और या इस्तीफा देंगे, किस हद तक दानिशमंदाना फैसला है ये तो आपसे भी पूछूंगा, माशाल्लाह आपकी सियासत है बहुत बड़ी। दूसरा, क्या खान साहब ने अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब वो निकले थे बाहर, फिर उन्होंने जलसे किए, जुलूस किया, लॉन्ग मार्च किया, बहुत बड़े बड़े बयानात दिए, बड़े इदारों पे भी गरजे बरसे, ये हुए 26 नवंबर को सरप्राइज ये दे के चले गए कि हम अपनी ही दोस्त असम्बलियों को तहलील करने जा रहे हैं। क्या हासिल किया इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक से निकलने के बाद 26 नवंबर तक क्या हासिल किया सर? मेरे ख्याल में अदम एतमाद की तहरीक से लेकर डॉक्टर साहब 26 नवंबर तक खान साहब को जो चीज हासिल हुई है वो मेरे ख्याल में अनडॉन्टिंग सपोर्ट है पाकिस्तान की आवाम की। बहुत सी ऐसे फैक्शंस जो खान साहब से बहुत दूर थे, बहुत से ऐसे लोग जो खान साहब के हम ख्याल नहीं थे, बहुत से ऐसे लोग जो कि खान साहब के शायद वो एस्टैब्लिशमेंट स्टांस के खान के साथ रहना चाहते थे मगर शायद वो एस्टैब्लिशमेंट स्टांस की वजह से दूर थे। तो खान साहब को 26 तक उनकी शोहरत में माशाल्लाह अल्लाह ने उनको पहले काफी सारी शोहरत दी है, खेल के मैदान में वजीर आजम बने, उनकी शोहरत में, उनकी पार्टी की सपोर्ट में, उनकी पार्टी की तादाद में, उनके खैरखाव में, पब्लिक में इजाफा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए जब वो अपोजिशन में होता है तो सबसे बड़ा गेम यही होता है कि उसकी सपोर्ट में, उसकी शहरत में इजाफा हो और लोग उसके बयानिए को, पता नजर इसके कि मैं या आप उस बयानिए से एग्री करें या ना करें, एक अपोजिशन के लीडर के लिए, अपोजिशन की पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी जो नफा होता है वो यही होता है कि लोग उनके बयानिए को मान लें। तो मैं ये समझता हूँ कि वो खान साहब पे हमला था, अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, उससे उनकी सपोर्ट में इजाफा हुआ, खा वो अकेले इतनी सीटों पे जीत गए उस पे इजाफा हुआ, खा वो ज़िमनी इलेक्शन थे पंजाब में 20 से 15। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 26 को तकरीर करके वापस चले गए, कुछ लोग इसको शायद मायूसी समझते हैं या कुछ लोग समझते हैं कि जी पता नहीं की हो जाना सी जगह उस दिन नहीं होया। मैं ये समझता हूँ कि अगर उस दिन को बहुत बड़ा तमाशा हो जाता तो शायद गेंद किसी के लिए ना होता, मगर आज हम सब चारों इस टीवी पे बैठ के अफसोस जरूर कर रहे होते कि जी खान को ये नहीं करना चाहिए था, खान को वो नहीं करना चाहिए था, इतने बंदे मर गए, ये क्लैश हो गया, पुलिस का ये नुकसान हो गया, फलाने का ये नुकसान हो गया। तो मैं ये समझता हूँ सैनिटी प्रिवेल, पॉलिटिकल पार्टी थी, कानून और आईन की हदूद में रह के उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है और वो वहां से वापस आ गए। तो सिवाय फायदे के अदम एतमाद से लेके 26 की रात तक खान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, मैं इलेक्शन लड़ने वाला आदमी हूँ, मेरी अगर सपोर्ट में डॉक्टर साहब इजाफा होता है तो हैव टू हेल्प विद एवरीथिंग। मतलब जो मर्जी कहते रहे टीवी के ऊपर बैठ के, अगर मेरे वोटर्स और मेरे खैर खाओं की तादाद में इजाफा होता है तो दैट मींस दैट इज लीडिंग मी टुवर्ड्स माय टारगेट। तो अब क्या फैसला आप जो करने जा रहे हैं, असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा उनको सर? दानिशमंदाना फैसला? मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल फायदा होगा। आप देखें ना, जिस वक्त खान साहब बार बार कहते थे कि जी मैंने इस्तीफा दे दिया है तो अब आप इलेक्शन दोबारा कराएं, तो मरियम नवाज साहबा का बयान मुझे याद है, बड़ा जनाब ट्वीट भी हुई थी, बल्कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि वो पंजाबी का लफ्ज़ अफगानी इस्तेमाल करता, थोड़ा रूड है, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो प्रवोक किया जाता था, इश्तियाल दिलाया जाता था, वह एडा बड़ा चौधरी है तो बाकी दो असम्बलियां भी तोड़ देना, फिर एडा शौकीन है तो उत्थे क्यों बैठा है, पंजाब में क्यों बैठा है, सरादे क्यों बैठा है, बीबी तो इनको टीज हर बंदा आपकी टीवी पे आके बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करते थे। और आज अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग अपने ही अल्फाज के ऊपर फिर गए।
ये फैसला क्या है और इसका फायदा क्या होगा, मैं इसको आपको थोड़ी सी देर के अंदर वो कर देता हूँ। जरूर। ये फैसला, ये एक बेहतरीन फैसला है और ये फैसला इसीलिए है कि वो चाहते थे कि मैं 26 को आऊंगा और मैं आपको प्रेशराइज करूंगा और आप अपनी हुकूमत तोड़ देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे जो कुछ हो सका मैं वो करूंगा। मगर आपने उससे पहले जो देखा कि उन पे अटैक हुआ, वो हालत नहीं थी, वो आए, वो लड़ने की शायद हालत में थे भी सही मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। तो एक कानूनी आईनी, जिस तरह कहते हैं ना अदम एतमाद पे पीटीआई को क्या तकलीफ है, ये आइन का हिस्सा था। सही। तो असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार भी आइन का हिस्सा है, सही, कानून का हिस्सा है। अगर वो इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करना, सर जस्टिफिकेशन क्या देंगे? मैं एक सवाल मैं यहाँ पर एक सवाल रखता हुआ जाता हूँ कि चलें ये असेंबली, एक मिनट सर, एक सवाल रख दूं तो मुझे जरा सब सुनने वालों को भी आप अच्छा वजाहत कर दें। सर, चीफ मिनिस्टर केपीके और चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलाया जा रहा है, सूबे में गवर्नेंस बेहतरीन है, ये स्टेटमेंट मौजूद है सारे के सारे। तो अगर आप ये असेंबली डिसॉल्व करते हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में असेंबली डिसॉल्व होने की जस्टिफिकेशन आप ये देंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने टाउंटिंग की थी इसलिए मैंने इश्ताल में आके ये असेंबली तोड़ दी, या मैं जनरल इलेक्शन चाहता था इसलिए ये तोड़ दी? जी सर, क्या कहेंगे? मैं आपको बड़ा सिंपल बता देता हूँ। देखें, आपको याद है कि अगर आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने असेंबली तोड़ते हुए क्या कहा था जिस वक्त उसका एक बिल डिफीट हुआ था, एंटी करप्शन एक बिल डिफीट हुआ है, नहीं सर कि ठीक है मेरे इत्तेहादी मुझे छोड़ जाते हैं, मेरी तादाद कम है और इस वजह से मैं जो रिफॉर्म्स लाना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता, मैं दोबारा इलेक्शन में जाऊंगा और उस इलेक्शन में मैं इतनी तादाद लेके आऊंगा जिससे मैं अपनी पार्टी के विजन और एजेंडे को इंप्लीमेंट कर सकूं। तो ये तो वकीलों का काम है। आपने मुझसे पूछा है, वकील सुप्रीम कोर्ट का जवाब देते रहे, अगर मुझसे कोई पूछा तो मैं यही कहता कि 2-3 आदमियों से पंजाब में हुकूमत बनी हुई है, हम पंजाब में जो एजेंडा लागू करना चाहते हैं उसमें अपोजिशन हमारे लिए रुकावट है, आप इलेक्शन दोबारा कराएं। मुल्क में देखें ना, 155 पार्टी का बंदा सड़क के ऊपर है, 80 पार्टी का बंदा वजीर आजम बना बैठा है, वकील बहुत सी जस्टिफिकेशन ढूंढ के ले आएंगे, उसका जवाब भी आएगा, मगर इससे होगा क्या डॉक्टर साहब? होगा ये इलेक्शन, असेंबलियां टूटती है, ये इलेक्शन होंगे। इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो आलम है, इमरान खान पंजाब में भी इलेक्शन निकालेगा, इमरान खान केपीके में भी इलेक्शन निकालेगा। अभी मैं टेक्निकल मैटर आपके सामने रखूंगा, क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ये मसला मैं आपके सामने दोबारा लेके आता हूं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस वेलकम बैक। तीनों मेहमानों के लिए 4-4 मिनट मेरे पास है। सबसे पहले सदाकत अब्बासी साहब, आपने असेंबली तोड़ दी, अगर हुकूमत ने गवर्नर राज लगा दिया तो फिर आप क्या करेंगे सर? केपीके में भी उनकी हुकूमत, मरकज में भी उनकी हुकूमत, पंजाब में भी उनकी हुकूमत, कैसे निपटेंगे इससे? अच्छा डॉक्टर साहब, पहली तो आपने सवाल किया था कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा बेसिकली सियासी फ़ायदा तो यह है कि पूरे पाकिस्तान में हमें अपनी जो मकबूलियत है, हमारे बयानिए की, हमारी पार्टी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी की, उसका हमें पूरी तरह यकीन है। इसलिए हम जो असल जमहूरी काम है कि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेकाम है, हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत चल नहीं रही, उनसे मैशत संभाली नहीं जा रही, और एक ही वजह कि सियासी अदम इस्तेकाम है। अगर ये असेंबलियाँ टूटती हैं और नया इलेक्शन होता है तो नई जो हुकूमत आएगी वो मुस्तहकम होगी और सियासी फैसले ठीक होंगे। ये तो होगी कौम की बात, और हम समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी तरह डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं, इसलिए जल्द अज जल्द ये इसका मुल्क को फ़ायदा है, क्योंकि मैशत इनसे संभाली नहीं जा रही। पहले डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और फिर वो डॉक्टर आपने भी बहुत से बदले हैं सर, आगे बड़े बहुत से बदले हैं। नहीं हमारे बदले हैं ना, लेकिन हमारा कोई खुदा न खास्ता, मैं जब मैशत के फैक्ट्स पे बात करूंगा नहीं सर, मेरे पास भी फैक्ट्स है, मैं इसका तालिब इल्म हूं। अभी ये डिस्कशन नहीं है सर। हमारे दौर में 12% महंगाई थी, अभी ये डिस्कशन महंगाई है। हमारे दौर में डॉलर सुने, अभी डिस्कशन नहीं है सर। 70 रुपए का सर 18 पे 2018 पे चले गए सर।
फिर 2018 पे चले जाएं सर। मेरी बात सुन, इन्फ्लेशन 2% था सर। बात करें ना, इन्फ्लेशन 2% था सर। डॉक्टर साहब तो फिर ऐसी बात ना करें ना आप। आए वो मेरा सवाल क्या है कि असेंबली अगर तोड़ दी और गवर्नर राज सवाल का किया, मुझे जवाब देने दें। तो सर 2 अक्टूबर हुकूमत तोड़ने के लिए आए थे सर, ये अभी डॉक्टर दानिश साहब नहीं हुकूमत तोड़ने के लिए आए थे। हनीमून पीरियड है, महंगाई ज्यादा है, तो अगर 12% महंगाई ज्यादा थी तो आज तो 27%। अच्छा चले सर, मान लेते हैं आपकी बात मानते हैं। मेरे सवाल का जवाब दे, टाइम नहीं है कि गवर्नर राज लग गया तो क्या करेंगे? आपने सवाल पे सवाल किया ना गवर्नर राज। आप सुने, पहली तो बात यह है कि हमें अपनी कारकर्दगी पे, अपने 3 साल काम पे इसलिए यकीन है कि हर इलेक्शन हम जीत रहे हैं, हर जलसे में हमारे लोग आ रहे हैं। आप माने ना माने, अवाम मानती है और अवाम मैटर करती है। आपका मेरी बात करना मैटर नहीं करता, बात उसकी वजनी होती है जिसके पीछे अवाम हो। अब आपका कि आप कह रहे हैं गवर्नर रूल, गवर्नर राज लग ही नहीं सकता, आइन में उसकी गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? हम असेंबलियां तोड़ेंगे अगर ये जनरल इलेक्शन नहीं कराते तो अच्छा है। पंजाब में और केपी में तकरीबन 190 सीटें कौमी असेंबली की, हम सूबाई असेंबलियां दोनों गवर्नमेंट बना लेते हैं तो कल इलेक्शन में इनका नुकसान होगा, ये बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। सर कौन से आइन और कानून इनके पास में कुछ आप कानून और आइन के ऊपर अगर हम बात करें तो अगर फर्ज कीजिए कि असेंबलियों के इलेक्शन मरकज के और सूबों के एक साथ होते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सूबों के पास सूबों के पास। सर मैं आइन का छोटा सा तालिब इल्म हूं, मैं हर आर्टिकल मैं इसे मिसाल करें ना, मैं यही पूछ रहा हूं ना कि मुझे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आइन में ये कहां लिखा है कि आप सूबों का इलेक्शन अलग और मरकज का इलेक्शन अलग कर सकते हैं? हमें बता दें सर, हम तालिब इल्म। अगर आज सुने, आइन में यह लिखा है कि अगर असेंबली तोड़ी जाती है, जिसके पास अक्सरियत है वो वजीर आला असेंबली तोड़ सकता है। अगर असेंबली तोड़ी जाएगी तो असेंबली की मुद्दत आइन में 5 साल लिखी है बस, इसके अलावा कोई और रुकावट नहीं। यही मैंने सवाल, मैं आता हूं हफीजुल्लाह नियाजी साहब से पूछ लेता हूं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, 5 साल के लिए हम हुकूमत बना लेते हैं, ठीक है, हमें तो सियासी तौर पे सूट करता है। नहीं बहुत सूट करता है। अगर 2 सूबों की हुकूमत आप जीत जाते हैं आपको बहुत सूट करता है, लेकिन सर आइन कानून और इसीलिए तो उनको डरा रहे हैं, कानून और सुप्रीम कोर्ट भी तो अपनी जगह है। जी जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, 4 मिनट बिल्कुल मुझे आपने बताया सर से पूछ क्या बात इसमें गैर आईनी है। अगर हम दोबारा 5 साल के लिए सर आपके साथ 5 साल के लिए 2 सूबाई घूमते हैं तो ले आते हैं, ये पीडीएम तो वैसे ही फारिग हो जाएगी। गवर्नर राज भी आइन में मौजूद है सर। जनाब मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब नहीं है, गवर्नर राज के लिए असेंबली की रेजोल्यूशन के लिए असेंबली में रेजोल्यूशन पास ही हो सकती, वो अलग तरीकेकार है, 149 है, इमरजेंसी है, बहुत कुछ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, बहुत कुछ आइन में। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब 4 मिनट हफीजुल्लाह नियाजी साहब से पूछ लेते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब 4 मिनट। क्वेश्चन क्या डॉक्टर साहब? सर ये अगर फर्ज करें ये असेंबली तोड़ देते हैं और उधर से वो गवर्नर राज लगाते हैं या इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो इमरान खान को इसका क्या फायदा होगा? मेरे तो ख्याल है जी कि असेंबली तोड़ते हैं तो गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, दोनों जगह पे इलेक्शन करानी चाहिए। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि पता नहीं आप लोगों तक इतनी सिलेक्टेड खबरें क्यों पहुंच रही है। ये तो कल परसों से कह रहे हैं, बल्कि आज भी राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी 2 स्टेटमेंट है। 20 को क्यों फैसला कर रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट है राना सनाउल्लाह की। कभी वो कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे, मैं तो आज कभी कहते हैं इलेक्शन करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह ये नहीं बताते कि आप इलेक्शन कैसे कराएंगे। डॉक्टर साहब मैं वो तो आप राना सनाउल्लाह से पूछ लें कोई क्या मतलब। मैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी 20 दिसंबर को आप क्यों फैसला करना आज करें जी। नंबर 2 बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत पॉपुलैरिटी है, मैं पहली दफा बड़ा हैरान हुआ और अच्छा लगा मुझे, हौसला अफजा बात है कि आप कुछ भी कर लें, पब्लिक में आपकी सपोर्ट बढ़ रही है। आप 26 तारीख को इलेक्शन लेने आए, बंदा ना बंदे की जात 30 लाख बंदा आया है, पब्लिक में सपोर्ट बढ़ रही है, बहुत से हौसला अफजा बात है। आप 26 नवंबर को 5 हफ्ते 6 हफ्ते से वो गुमों को अनपढ़ों को भी समझा गया कि मैं आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में पिंडी आ रहा हूं। वो बेचारे इमरान खान कैसे समझाए तो हम समझते कि उसे कुछ और करना था इस्लामाबाद में। उसने कहा पिंडी जा रहा हूं, पिंडी के लिए यह जरूर है कि चूड़ चौक की बजाय आंख में रिट्रीट करके सेटेलाइट पर बैठ गए। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगाना चाहते तब आपको छुड़ाने के लिए और मुझे नायल कराने के लिए। उन्होंने हर वो तरीके अख्तियार किया। पीटीआई के अंदर सदाकत अब्बासी साहब यहां ना बताएं, लेकिन जानते हैं कि वहां क्या कैफियत थी कि अगर जनरल आसिम मुनीर बन गया तो हमारे में क्या मत आ जाएगी।
जिसके लिए आए थे 26 जून नवंबर को। मुझे तो कोई इसमें हैरानगी नहीं हुई, कामयाब हुए नाकाम मुझे तो कोई गर्ज नहीं है। कितनी शोहरत को चार चांद लग गए। और अगर इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीत लिए आज तक, तो कौन से जीते कि जो मुस्लिम लीग के जीते हैं? वर्स्ट के सिनेरियो में तो पॉपुलर है, और इससे ज्यादा क्या पॉपुलर हो सकता है कि हमारे जैसे बंदे जितने हैं वो भी इस लहर के अंदर मेस्मराइज्ड हैं। लेकिन इसके अंदर जो कि उन्होंने पॉपुलैरिटी में अपनी से 7 में से 1 नशिस्त हारी है, 6 जीती है। उन्होंने 20 में से जो टेक्निकली सारी तरीके साहब की सीट थी, और जिन हालात में हुए, और वैसे नाम भी चलो मैं तो कहता मेरिट पे। फिर 11 महीने पहले तो इमरान खान साहब की बजाय ये लोग सारे नवाज शरीफ के घर के बाहर साफबंदी करे खड़े थे। अगर पॉपुलैरिटी इतनी मुस्तकिल होती, परमानेंट होती, मेरा ख्याल है आज इलेक्शन होते इमरान खान जीत जाएंगे। लेकिन आज इलेक्शन होने के लिए साथ ये कंडीशन मैंने लगा दी कि अगर आज हो तो, अगर 11 महीने बाद होंगे तो मैं तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मैं नवाज शरीफ भी नहीं दे सकता, मैं अपनी नहीं दे सकता हूँ। सियासत वेरिएबल्स की गेम है, वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, नैरेटिव चेंज साथ साथ एडजस्ट हो जाता है, और आपकी पॉपुलैरिटी वो एडजस्टेबल है। ये दायमी पॉपुलैरिटी तो मैंने इमरान खान साहब की 2011 के दिसंबर के बाद मुस्लिम लीग 4 साल चत पड़ी थी, 27% पे आ गई थी, तहरीक साहब 34% पॉपुलर हो गई थी। ये 2011 के दिसंबर के आज जलसे के बाद ये फरवरी के सर्वे हैं गैलप के भी, और वो जो IR क्या जो दूसरा है। क्राइसिस ये है जी कि ये जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब अगर दोनों सूबों की असेंबली तोड़ के फर्ज की आ जाते हैं, एक्टिविटी का मौका मिलता है, दोबारा वो असेंबली बना लेता है, 10 सीटें और ज्यादा ले लेंगे, और फिर पता भी अगर खुदा न खासा हार 5 साल के लिए आ जाएंगे ना नियाजी साहब। नहीं मैं कहता हूँ नहीं आ गए ना तो अच्छी बात है, अपनी असेंबली में दोबारा आ जाएंगे। और खुदा न खासा हार गए, क्योंकि जहाज की सूरत नहीं है कि वो तो नहीं है ना 25-30 बंदे जहाज लेके आया था। फैज आप होने की भी आपने चलाई है, किसको नहीं पता कि क्या इलेक्शन कैसे हुए थे। हो सकता है कि ज्यादा अच्छे मसल्स में हो, लेकिन क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को कई आग के दरिया टापने और डूब के जाना है। ये मैं कैसे मान लूं कि वो एक बंदा जो है वो लोगों का को इंसाफ बांट रहा हो और अपने लिए इंसाफ को से जो है भागता हो। ठीक है, ये तो मुझे आज तक नजर नहीं आया कि आप दुनिया कहे कि मैं तहरीक इंसाफ चलाई है इंसाफ देने के लिए। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। ठीक है, जो मेरा इंतजाम करेगा। जनाब से बाजवा ने आईने दिखाया था, ये क्या किया था, जो खबरें आई हैं। ठीक है, उन्होंने कहा ये आर्मी चीफ अगर आ गया तो क्या बात शुक्र है। राजा सिकंदर सुल्तान को गालियां देनी शुरू कर दी। क्यों भाई? आप जब केस रहने क्या कि मेरे से जाती की फेयर ट्रायल मिल मैं शेख वकास साहब को भी शेख वकास साहब क्या परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असेंबली तोड़ देंगे? आप कॉन्फिडेंट हैं सर? क्योंकि सियासत में आप जी सर मैंने इमरान खान खुद भी नहीं तोड़ेंगे, मैंने पहले पता है। लेकिन शेख साहब जवाब ले शेख साहब क्या ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश शेख साहब से पूछ लेते हैं सर। देखिए बात ये है, पहली बात तो ये है कि परवेज इलाही साहब पंजाब में अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स देखते हैं इमरान खान की पार्टी के साथ। मैं ये समझता हूँ कि आप जो लोग इशारों किनारों में टीवी पे बात करते हैं ना कि परवेज इलाही साहब नहीं तोड़ेंगे, शायद उनको किसी और क्वार्टर से कोई उम्मीद हो, तो उस क्वार्टर के होते हुए परवेज इलाही साहब 10 साल जो है वो सियासत से और इक़्तिदार से बाहर रहे हैं। अब उन्होंने अपने बच्चों के लिए सियासत करनी है। अब वो मोहन सिलाई की सियासत देखते हैं पंजाब में, और वो सियासत वो PTI के इत्तेहाद में देखते हैं। उन्होंने अपनी इनिंग्स पूरी कर ली है, उनको अब किसी और क्वार्टर की तरफ नहीं देखना। अब वो जो सियासी फैसला करेंगे वो सियासी होगा, वो इमरान खान के साथ मिलकर करेंगे। हमें किसी के दिल के अंदर घुस के जाने की जरूरत नहीं है। वो जो फेस वैल्यू पे उन्होंने आके बयान आज भी दिया है, वो भी यही कहा है कि जी बिल्कुल हम साथ रहेंगे, और जैसे खान साहब कहेंगे मुशावरत के बाद हम वैसे ही करेंगे। एक ये बात होगी। दूसरी बात जिसका जिक्र सदाकत अब्बासी ने किया और आप उसका वो क्लियर नहीं कर सके, मैं जरा आपको बता देता हूँ। वो राना सनाउल्लाह जो बार बार कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं ना, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं, एक दफा कहते हैं कि जी इमरजेंसी लगा देंगे, फिर वो कहते हैं गवर्नर रूल लगा देंगे। गवर्नर रूल नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि 18वीं तरमीम के बाद उसके अंदर एक जो चीज नई आई है वो ये है कि आपको गवर्नर ने उसी असेंबली में जिस सूबे की में वो गवर्नर राज लगाना चाहता है उसी सूबे की असेंबली के अंदर भेज। अगर तहलील हो गई असेंबली तो वो किहड़े जिरगे दे विच लेके जाएगा उस रेजोल्यूशन नु गवर्नर, और किथों वो पास कराएगा। हाँ, अब दूसरी बात, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं
बाहर आ जाते हैं, असेंबली डिसॉल्व नहीं करते और उनका चीफ मिनिस्टर आ जाता है, तो फिर वो अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर रूल लगा सकते हैं उस अपनी असेंबली के अंदर भेज के। इसलिए वो तो अगर तहलील हो जाती है तो फिर गवर्नर रूल लग नहीं सकता। बाकी जो दूसरी बात है ना जी कि इमरजेंसी और ये इन्होंने करना हुए तो उसने अपनी कॉल देनी थी, उन्होंने दे दी है। इनको कौन से हकीम ने रोका हुआ है भाई आप इमरजेंसी ना लगाएं या आप ये ना करें? सही है। इससे बेहतर प्रेशर टैक्टिक कोई नहीं है। ये प्रेशर टैक्टिक वो जो 20 तक की भी डेट आ गई है, वो मैं समझता हूं कि अगर इस प्रेशर टैक्टिक में आके ये सारे इलेक्शन इकट्ठे हो जाए तो ये सबसे ज्यादा आइडियल सिचुएशन हो। सही बात। आप देखिए ना, अब आगे आपके डिफॉल्ट की सूरत क्या होने जा रही है। आपको अगर आईएमएफ आपको डॉक्टर साहब रिवाइव नहीं करता तो आपकी तो सत्यानाश हो जाएगा आपका। अब आईएमएफ आपको क्यों नहीं सर, डिफॉल्ट 16 महीने तक नहीं हो रहा सर, 16 महीने तक डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट होता है बॉन्ड के ऊपर, और बॉन्ड के ऊपर 1 अरब रुपए जो अभी ये यूरोप बाउंड है उसके ऊपर अवाम ने हुकूमत ने मुख्तसर दिए सर। थोड़ी रिसर्च है इसके ऊपर डॉक्टर साहब। डिफॉल्ट एक तरह का नहीं होता सर, जब वो डिफॉल्ट होते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं बॉन्ड डिफॉल्ट और दूसरे को कहते हैं सॉवरेन डिफॉल्ट। इस वक्त आप ये देख लें, आप यूक्रेन का केस ले लें, आप श्रीलंका का केस ले लें। श्रीलंका के केस में बॉन्ड डिफॉल्ट हुआ है, मगर जिस वक्त आप लेबनान के केस में जाते हैं तो वहां पे सॉवरेन डिफॉल्ट हुआ है। पाकिस्तान बेसिकली आप समझते हैं कि सर पाकिस्तान के सॉवरेन डिफॉल्ट के पोजीशन पे है, क्या क्राइटेरिया है और कहां, और ये रिपोर्टिंग कहां की है सर? मैं वाजे बता देता हूं, मैंने इस पे पूरी रिसर्च मैं आपको वाजे बता देता हूं। अगर आईएमएफ आपके साथ प्रोग्राम, आखिरी 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड, सॉरी सर। अगर आईएमएफ आपके साथ प्रोग्राम रिवाइव नहीं करता सर, आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे, और आईएमएफ तब तक आपके साथ प्रोग्राम रिवाइव नहीं करेगा क्योंकि वो आपको कह रहा है कि आप 625 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएं। अगर मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत 625 अरब के टैक्सेस लगाएगी तो फिर अवाम ने उनका जीना दोबर कर देना है और उनकी अगली इलेक्शन, उनका अगला इलेक्शन जो है वो तबाही पे होगा। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूं। तीनों मेहमानों शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।